नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन पर। दोस्तों, इससे पहले हमने मारवाड़ के इतिहास से संबंधित वीडियो में देखा था कि जो राव चंद्रसेन थे वो किस प्रकार उनका शासन रहा है और वो किस प्रकार उनको मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है और महाराणा प्रताप से उनकी क्या क्या समानताएं थी और किस प्रकार से वो महाराणा प्रताप से भिन्न थे, उससे संबंधित हमने संपूर्ण बात कर ली थी। उसके बाद हम मारवाड़ के इतिहास में आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें देखिए उसके बाद उसका जो भाई होता है, बड़ा भाई होता है उदय सिंह, जिसे मोटा राजा उदय सिंह का नाम से जाना जाता है, और जो दिल्ली के मुगल सम्राट है अकबर, उनके द्वारा ही यहाँ पर संधि करके यहाँ पे जोधपुर में इनको नया राजा नियुक्त किया गया था। और राव चंद्रसेन थे, उनका हमने देखा है पिछले वीडियो में कि किस प्रकार उनका संपूर्ण जीवन है वो व्यतीत ही रहता है, हमेशा बाहर ही रहता है। वो कभी इस जगह पे कभी उस जगह पे ऐसे करके वो घूमते ही रहे थे। वो हमेशा ही ऐसा, उनको इसीलिए मारवाड़ का बुला बिसरा राजा कहा जाता है, क्योंकि वो एक बार मारवाड़ से निकलने के बाद वापस मारवाड़ में नहीं आए थे। तो इससे संबंधित हमने पिछले वीडियो में बात कर ली थी। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो नया शासक बनता है वो उसका बड़ा भाई होता है उदय सिंह, जो कि हालांकि वो पहले से ही अकबर के अधीन पहले ही चला गया था। जब वो शासक बना था राव चंद्रसेन तभी ही, तो उस समय अगला जो शासक था वो नियुक्त इसी होना था। तो ये था अगला शासक। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो इसका एक और भाई था, जो राव चंद्रसेन था उसका एक और भाई था जिसे रायमल के नाम से जाना जाता है। और हमने पिछले वीडियो में देखा था कि रायमल को एक नया जो राज्य है वो दिया गया था, जो कि सिवाना राज्य था, या सिवाना जो उनकी एक राज्य की सीमा थी वहां तक का उनका क्षेत्र दिया गया था। तो ये परगना समझ लो आप, एक परगना दिया गया है जो कि सिवाना का क्षेत्र इनको दिया गया, जो उसके छोटे भाई के रूप में जाने जाते हैं रायमल। ठीक है, और ये इसे मारवाड़ की शरण स्थली भी कहा जाता है, क्योंकि जब मारवाड़ बग के गए थे बदराजून और उसके बाद जब आए थे तो सिवाना में भी वो रुके थे। बाद में सिवाना पर अकबर ने आक्रमण कर लिया तो यहाँ से भी चले गए। तो वो हमने देखा था पिछले वीडियो में। हालांकि सिवाना का जो हमने प्रथम शाखा भी पढ़ा था, जब हमने चौहान पढ़े थे तो 1308 में वहाँ पे प्रथम शाखा भी हुआ था, तो वो भी हमने देख लिया था। तब देखिए इसका जो पुत्र होता है कल्याण, ये रायमल का जो पुत्र होता है वो कल्याणमन के नाम से प्रसिद्ध है। हालांकि उसका जो नाम है उसे कल्ला राठौड़ कहा जाता है, कल्ला रायमलोत के नाम से उनको जाना जाता है। ठीक है, कल्ला जी उनका नाम था और रायमलोत इनके पिता का नाम है। रायमल होने के कारण इनको रायमलोत कहा जाता था। कुल मिला के बात है, जो कल्याणमल इनका वैसे तो नाम था, लेकिन इनको कल्ला राठौड़ के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। इसे कल्ला रायमलोत की उपाधि देके इनको कल्ला रायमलोत के नाम से भी जाना जाता है। देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ की स्टोरी हम देखने से पहले ये थोड़ी इनकी आधार है वो पढ़ लेते हैं, आधार जान लेते हैं। उसमें ये होता है कि सुरजनहाड़ा होता है, ध्यान रखना, सुरजनहाड़ा जो कि बूंदी का शासक है। हमने जब पिछले वीडियो में पढ़ा था तो ये चौहान शासक ही थे, लेकिन इनका जो गोत्र था वो हाड़ा था। तो हमने जो पढ़ा था कि हाड़ौती क्षेत्र के जो कोटा बूंदी के जो शासक हुए वो चौहान शासक थे, और वो जो शासक अपना गोत्र लगाते थे वो हाड़ा था, इसलिए इन्हें हाड़ा चौहान कहा जाता है। तो इसलिए ध्यान रखना, सुरजन हाड़ा था, तो हाड़ा जानते ही आप समझ जाओगे कि ये जो नीचे के जो क्षेत्र है हाड़ौती क्षेत्र उससे संबंधित थे, तो इसलिए हाड़ा चौहान थे। तो इनकी पुत्री थी भानकवर। तो इससे संबंधित देखिए एक स्टोरी है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या होता है कि अकबर होता है जो कि मुगल साम्राज्य का सम्राट होता है और वो दिल्ली का शासक होता है। तो दिल्ली के अंडर में सभी ही शासक आते थे, जितने भी शासक थे वो संधि किए हुए थे। तो संधि के रूप में इनको बुलाता है, सुरजनाड़ा को अपने दरबार में बुलाता है। सुरजनाड़ा से ये बात कहता है कि आपकी एक पुत्री है। हालांकि उनकी संधि हो चुकी थी इस मामले को लेकर, और उन्होंने कह दिया था कि आपकी एक पुत्री है, जो कि पुत्री कौन थी, भानकंवर थी। और इसके संबंधित ये बोल रहा था कि आपकी एक पुत्री है भानकंवर, वो बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर राजकुमारी है, तो उसका विवाह मैं अपने पुत्र, उनका जो पुत्र था सलीम, जिसे जहांगीर के नाम से जाना जाता है, तो जहांगीर के साथ करना चाहता हूँ। तो ये बात क्या है कि अब हाड़ा शासक थे, चौहान शासक थे, ये नहीं चाहते थे कि मुगल साम्राज्य से वैवाहिक संबंध बनाना, तो इसलिए इन्होंने डायरेक्ट तो मना नहीं करा, इनडायरेक्ट इन्होंने मना कर दिया। और डायरेक्ट इसलिए नहीं मना कर सकते थे क्योंकि वो मुगल साम्राज्य के सम्राट थे, तो डायरेक्ट मना कर भी नहीं सकते थे, नहीं तो वापस लौटना मुश्किल हो जाए वहाँ से। तो इसलिए वापस लौटने के डर से, इस वजह से वो उन्होंने यहाँ पे डायरेक्ट मना नहीं करके इनडायरेक्ट ऐसे मना कर दिया कि मैं अपनी पुत्री भानकंवर का विवाह पहले ही निर्धारित कर चुका हूँ, यानी मैंने इसकी सगाई कर दी है। अब क्या है कि वहाँ पे जितने भी शासक संधि के रूप में संधि स्वीकार करने के लिए बैठे हुए थे, उनसे संबंधित सभी राजाओं को देखा उन्होंने। किसने, सुरजनाड़ा ने देखा कि कौन सा राजा है जिसका मैं नाम लूँ, क्योंकि उस समय ऐसा कोई निर्धारित नहीं था कि, तो उस समय ऐसा बताया जाता है कि वहाँ उस जो हमारा राज दरबार लगा हुआ था उसमें एक शासक था जो कि कल्याणमल या फिर कल्लाजी राठौड़ या फिर इसे
कल्ला राय मलोद के नाम से जाना जाता है, ये बैठे हुए थे। अब ये क्या है कि ऐसे सीना तान के और ऐसे मूंछों पे बल देते हुए बैठे थे। तो ये बात सुरजनाड़ा ने देखी और सुरजनाड़ा ने देखा कि ये कल्ला राय मलोद जी हैं, इनके साथ मैंने अपनी पुत्री है भानकुँवर, इसकी सगाई कर रखी है, तो आधा विवाह हो चुका है, तो मैं आपके साथ ये वैवाहिक संबंध नहीं रख सकता। ठीक है। अब हालांकि अकबर को ये पता था, उनकी जो हाव भाव है, उनका हाव भाव देख के वो समझ गया था कि ये वैवाहिक संबंध हमसे नहीं बनाना चाहता, इसलिए झूठ बोल रहा है। और इसी के साथ जो कल्ला राठौड़ है ये भी ये कह देता है हाँ मेरे साथ सगाई हो रखी है और कुछ समय पहले ही सगाई हुई है हमारी। तो ये हाँ करके मतलब दोनों राजपूत शासक है तो चाहते नहीं थे कि वैवाहिक संबंध बने, इसलिए इन्होंने आपस में कर लिया कि हाँ हमने सगाई की है और हमें कुछ समय पहले ही सगाई की है, इसलिए हम सलीम के साथ यहाँ वैवाहिक संबंध नहीं बना सकते। तो इस प्रकार से ये जो शादी की बात थी, जो वैवाहिक संबंध था मुगल साम्राज्य के साथ, वो टल जाता है। और उसके बाद ये बात बताते हैं कि जो अकबर था मुगल साम्राज्य का शासक, वो क्या है कि नाराज़ हो जाता है कल्याणमल से, कि इसने, वो भी समझ चुका था अकबर भी कि ये भी झूठ बोल रहा है, लेकिन अब बात है तो है, इसलिए सभी दरबार के सामने ये बात हो चुकी थी, इसलिए उस दरबार को भी बंद करके अकबर वहाँ से चले गए थे। 5-7 दिन ऐसे बताते हैं कि 5-7 दिन उन्होंने भी दरबार में नहीं लगवाया था। क्यों? क्योंकि वो नाराज़ थे इस बात से। और उसको ऐसे बताते हैं कि जो कल्याणमल या कल्लाजी राठौड़ है, इनको जो आगरे का परगना दे रखा था वहाँ से ट्रांसफ़र करके लाहौर भेज दिया था। कहाँ पे? लाहौर भेज दिया। लाहौर में ऐसा बताते हैं कि इनकी अनबन हो जाती है। मुगल गवर्नर था वहाँ पे लाहौर में, एक मुगल साम्राज्य का एक गवर्नर निर्धारित किया जाता है हर परगने में। तो वहाँ पे एक गवर्नर था, उसकी लड़ाई हो जाती है। लड़ाई होने के बाद उसकी हत्या कर देता है। कौन कर देता है? कल्याणमल या फिर कल्ला राठौड़ कर देता है। उसकी हत्या करने के बाद अकबर को यह बात पता चलती है, तो अकबर ने इसको क्या है कि यहाँ से हत्या करने के बाद लाहौर से वापस जोधपुर बुला लिया, और जोधपुर आने के बाद उसको राज दरबार में बुलाया गया। अब राज दरबार में बुलाने के बाद कल्ला राठौड़, कल्ला राय मलोद जी ये डर रहे थे कि शायद हो सकता है हमारे को डांट पड़े, हमें इस बात को सजा भी मिल सकती है, हमारा राज्य से निष्कासित किया जा सकता था। इस प्रकार से ये दरबार में तो पहुँचे, अकबर का बुलावा आया, ये पहुँचे, लेकिन उसके क्या है कि विपरीत देखने को मिला। अब वहाँ जाके जब पता चला कि ये सब कुछ तो यहाँ पे विपरीत ही हो रहा है, तो वहाँ पे क्या है कि अकबर ने उनको बुलाया और ये कहा कि कोई बात नहीं, तूने हमारे गवर्नर को सल्टा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये कोई बात नहीं, छोड़ो उस चीज़ को। आप तो एक बात बताओ कि ऐसा कुछ है क्या? तो अब ये समझता है कि इतनी बड़ी बात हो गई, मैंने इसके गवर्नर को सल्टा दिया वहाँ पे लाहौर में, और ये मेरे को कुछ बोल ही नहीं रहा, कुछ ना कुछ दाल में काला है, या पता नहीं पूरी दाल ही काली है। इस प्रकार क्या है कि अकबर इससे कुछ मांगना चाहता था, कुछ अलग से बात अपनी कूटनीति दिमाग में चला रहा था, तो इस बात को ये समझ चुका था। तो ठीक है भाई, हो गया, कोई बात नहीं, मेरी गलती थी, ऐसा हो गया, पर जो भी हो गया सो हो गया। अकबर कहता है अरे कोई बात नहीं, आप डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हो गया कोई बात नहीं, कोई बस जाने दो, कोई हो गया जो। तो आप तो ये बताओ, आपकी एक बहन है जो बहुत सुंदर है, और आपकी राजकुमारी बहुत ही अच्छी है, संस्कारी है, मानसिक रूप से भी बहुत अच्छी है, बुद्धिमानी है, तो इतनी बढ़ाइयाँ करता है और ये कहता है कि देखो हमारा पुत्र है सलीम, जिसे जहांगीर के नाम से जानते हैं अपन, तो वो है, तो वो विवाह लायक है दोनों ही, तो उनकी हम शादी कर देते हैं, वैवाहिक संबंध बना लेते हैं। क्योंकि अकबर को बदला लेना था, क्योंकि उसने पहले भी ये शादी की बात की थी सुरजनाड़ा से उसकी पुत्री के लिए, तब ये बीच में टांग अड़ाया था। तो अभी इसकी बहन के लिए ये बात बोला, हमको तो मना नहीं कर पाएगा क्योंकि हम ठहरे मुगल साम्राज्य के शासक। तो इस बात पे क्या है कि अब ये भी मना नहीं कर सकता। एक तो वहाँ पे इसके गवर्नर को लाहौर में सल्टा के आया था, इस वजह से वो थोड़ा डरा हुआ था। और दूसरी बात ये कि अब तो क्या है कि मुगल साम्राज्य का शासक है अकबर, तो इसको कैसे सीधे मुंह मना नहीं कर सकते। तो ये भी वही कहता है कि ठीक है साहब, मैं शादी तो देखे कर लूँगा, लेकिन क्या है कि मेरी ऐसी व्यवस्था नहीं है, मैं इतना, मेरा अच्छा साम्राज्य नहीं है कि मैं आपकी जो बारात आई है उसका अच्छे से स्वागत कर पाऊँ। तो बोलता है कि ठीक है, हम बारात थोड़ी कम भेज देंगे, फिर तो करना। मतलब ये चाहता है कि मतलब कैसे भी कैंसिल नहीं हो, और ये टालना चाह रहा था राय मलोद जी। अब ये टल नहीं रही थी, क्योंकि अकबर तो ठान के बैठा था नहीं मेरे को तो करनी ही है। तो इस वजह से बोला कोई नहीं, बारात कम भेज देंगे हम, आप तो करो। लेकिन उसके बाद राय मलोद जी फिर दूसरा बहाना बनाते हैं कि देखिए हमारा जो साम्राज्य की है उसमें इतनी जगह भी नहीं है कि अच्छे से बैठा सके, और हमारे पास इतनी व्यवस्था भी नहीं है, पैसों की भी, जनधन की भी कमी है। तो इस वजह से फिर वो बोलता है अकबर कि कोई नहीं, आप हमारे जितने भी खजांची है, जो कि उस समय जो खजांची बोला जाता है कैशियर को, तो वो खजांची है, उनको बोल देना, वो आपको जितना पैसा चाहिए वो पैसा दे देंगे। तो आप यहाँ से अच्छे से पैसा लेके जाओ और वहाँ पे अच्छी व्यवस्था करो हमारे बारात के लिए। तो बोलता है ठीक है, अब तो सारे बहाने ही कैंसिल करो, अब जितना बोल सकते थे कैंसिल करने के लिए वो
किया जा चुका है, अब नहीं होगा। तो वो पैसे लेके यहाँ पे आ जाता है और यहाँ पे पैसे बहुत सारे लेके आता है वहाँ से, और यहाँ पे बताते हैं कि उन्होंने अपने राज्य का विस्तार करना स्टार्ट कर दिया। ये सिवाना के शासक थे उस समय, तो सिवाना का बहुत अच्छे से इन्होंने विस्तार किया, मतलब एक तरह से कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट कर दिया, सारा कुछ नवीनकरण कर दिया सब चीज़ को। और बहुत अच्छे से विस्तार होने के बाद जब बोलते हैं कि बाद में अकबर अपनी बेटे की बारात ले जाने के तैयार रहता है, तभी यहाँ पे रायमलोद जी कहते हैं कि साहब आप बारात तो भेज दो, लेकिन ये है कि व्यवस्था थोड़ी हमारी ऐसी है, तो आप कम से कम लोग भेज देना। अकबर कहता है कि अब तो टलने से रहा, ऐसा कर कि मैं अपने पुत्र जो सलीम है उसको और उसके 3-4 दोस्त है उन्हीं को भेज रहा हूँ, तो बस कैसे भी करके ये विवाह कर ले। और ठीक है, ये मुगल साम्राज्य से आंतरिक वैवाहिक करना चाहते थे, इसलिए ये भेजा। अब यहाँ पे ऐसा बताते हैं कि जो पुत्र था उनका सलीम, वो यहाँ पे आता है, और यहाँ पे ऐसा बताते हैं कि हमारी जो परंपरा है, भारतीय परंपरा में ऐसा होता है कि जब भी कोई विवाह के जब बारात लेके आते हैं, तो हमारा जो एक क्षेत्र होता है, गांव की सीमा जिसे कांकण कहते हैं, जैसे कांकण के नाम से जाना जाता है, इसे गांव की सीमा कहा जाता है, वहाँ पर हम बारात का स्वागत करने के लिए भेजते हैं। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, इस शब्द को याद रखना, सामेला, इसे सामेला कह रहे हैं, जहाँ पे जो दुल्हन पक्ष के जो लोग होते हैं वो बारातियों का स्वागत करने के लिए कांकण यानी गांव की सीमा पर जाते हैं। तो ये ध्यान रखना, कांकण कहा जाता है गांव की सीमा को, और सामेला कहा जाता है दुल्हन पक्ष के बारात का स्वागत करना। तो ये ध्यान रखना, इसमें सामेला करने जाते हैं यानी बारात का स्वागत करने जाते हैं, और कुछ सैनिकों के साथ ये जाते हैं रायमलोद जी। और ऐसा बताते हैं कि यहाँ पे जो साझा होता है वो सलीम होता है, उसको यहाँ पे जूतों की माला पहनाते हैं, और ये कहते हैं यहाँ से निकल जा, कोई शादी वादी नहीं हो रही तेरी, वापस लौट जा, यहाँ पे क्या लेने आया है। और इसे अपने कह देना अपने बाप से कि यहाँ पे कुछ नहीं रखा, कोई वैवाहिक संबंध हम स्थापित नहीं करना चाहते मुगलों से, तो यहाँ से भग जा। अब वो कहता है कि यार डोगरे, तूने तो मेरे को फंसा दिया, यहाँ पे तो मेरी ऐसी बेइज्जती हो रही है, तूने तो बोला था शादी करने जा। अब वो सेना भी नहीं लेके आया था, 3-4 अपने दोस्त लेके आया, तो कुछ कर भी नहीं सकता, इसलिए उल्टे पैर वापस जाने पड़े। अब सलीम वहाँ से चला जाता है, अपने पिता को ये सारी बातें, सारी दास्तान सुनाता है कि मेरे को तो माला पहननी थी, वरमाला, और वहाँ पे मेरे को तो जूते की माला पहना दी, अब क्या करें। वो कहते हैं कि ठीक है, ऐसा किया उसने, कोई नहीं, बदला लेंगे। अब यहाँ पे ऐसी बात होती है कि यहाँ पे सलीम है, जहांगीर तो वापस चला जाता है इनको जूतों की माला पहनाने के बाद, और रायमलोद जी है, और रायमलोद जी को ऐसा बताते हैं कि रायमलोद जी को यहाँ युद्ध करने के लिए किसको भेजते हैं, वो उदय सिंह को। अब उदय सिंह आपको पता है, उदय सिंह और यहाँ पे रायमल है, ये दोनों भाई थे, और रायमल का जो भाई था ये बड़ा, ऐसे बताते हैं कि रायमल का बड़ा भाई था उदय सिंह, तो इसके जो रायमलोद जी है कल्ला राठौड़ जी, उसके ये है कि ये ताऊ जी थे। अब उदय सिंह को भेज दिया गया यहाँ से अकबर की सेना लेके कि आप जाओ और वहाँ पे सिवाना में जाके युद्ध करो, क्योंकि उसने मेरे बेटे का ऐसे अपमान किया है, शादी से मना कर दिया, जूतों की माला और तक पहना दी, तो अब क्या किया जाए, तो ऐसा करो आप युद्ध करो। तो ये मुगल सेना लेके उदय सिंह और अपने भतीजे पर ही आक्रमण करने यहाँ पे आता है, और ऐसा बताते हैं यहाँ पे बहुत ही घमासान युद्ध होता है, और युद्ध में क्या है कि जो कल्ला राठौड़ जी वो पराजित हो जाते हैं, और ये मुगल सेना के साथ साथ उदय सिंह जी यहाँ पे विजय हो जाते हैं। ये बात थी। इसमें क्या होता है फिर, इतनी सी बात आप ये और याद रखें कि रायमलोद जी के ये मर्सिये, विशेष ध्यान रखना, रायमलोद जी के मर्सिये लिखे हैं वो है पृथ्वीराज राठौड़ ने, जो कि बीकानेर के शासक थे। ध्यान रखना, बीकानेर से संबंधित हैं पृथ्वीराज राठौड़ जी, ये रायमलोद जी हैं, ठीक है, कल्ला राठौड़ जी, उनके क्या है कि मर्सिये लिखता है। मर्सिये क्या होता है, तो युद्ध में जब योद्धा की मृत्यु हो जाती है, तो किसी शासक की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी वीरता के गाथे, वीरता की जो गाथा गाई जाती है, वीरता के जो श्लोक लिखे जाते हैं वो कहलाते हैं मर्सिये। तो ये ध्यान रखना, इसमें कल्ला राठौड़ के क्या है वीरता के बारे में, इस युद्ध से संबंधित जब ये वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं तब उनकी वीरता का बखान किया जाता है, वो ही मर्सिये कहलाते हैं। तो ये थी इतनी सी बात, इसमें ध्यान रखना। और जब ये आक्रमण होता है वो ध्यान रखना, वो सिवाना का दूसरा शाखा होता है इस समय, ये ध्यान रखना। यहाँ पे दूसरा शाखा होता है जब कब होता है, अकबर के समय में, जहाँ पे युद्ध करने कौन आया था, उदय सिंह आया था, जिसे मोटा राजा उदय सिंह के नाम से जाने जाता है। और पहला शाखा जैसे मैंने बताया है कि इसमें हम चौहान शासक जब पढ़े थे सिवाना में, तो वहाँ पे सातल देश से संबंधित हमने वहाँ पे बताया था कि सातल देश से संबंधित वहाँ पे क्या है कि पहला शाखा हुआ था। यहाँ पे दूसरा शाखा हुआ है, वो कल्ला राठौड़ या कल्ला रायमलोद के समय में हुआ था। और वो कब, अगर इसकी डेट की बात करें, देखिए डेट वैसे इसकी फिक्स नहीं बताते, इस डेट को ऐसे बताते हैं कि 16वीं शताब्दी के अंत में ये दूसरा शाखा हुआ। हालांकि डेट से संबंधित अगर थोड़ा बहुत जानना चाहो तो ये ध्यान रखना है 1590
या फिर 1589 इसके आसपास की ये घटना है जो ये दूसरा साका माना जाता है। हालांकि इसकी डेट से संबंधित प्रश्न नहीं बनते ज़्यादातर, 16वीं शताब्दी के अंत में हुआ था ये, तो ये ध्यान रखना। अपना दूसरा साका हुआ था तो दिल्ली का शासक था अकबर, और यहाँ पे जो शासक था वो कल्ला रायमलोत या फिर कल्याणमल था, जो कि रायमल का पुत्र था, और जिन्होंने आक्रमण किया था उदय सिंह उनका भतीजा था। ठीक है, यहाँ तक बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। उसके बाद बढ़ते हैं, देखिए ये तो था सिवाना से संबंधित बात, जो कि एक राठौड़ वंश था, जोधपुर का ही एक हिस्सा था। उसके बाद देखिए उदय सिंह पे आते हैं, जो कि मुख्य शासक था जोधपुर का। वहाँ पे क्या होता है कि उदय सिंह तो समाप्त हो जाता है, यानी खत्म हो जाता है। और उदय सिंह से संबंधित हमने देखा था कि ये अपनी क्या है कि बेटी है मानबाई, उसका विवाह सलीम से करते हैं, और उसके बाद ये वैवाहिक संबंध स्थापित करते हुए यहाँ पे संधि कर लेते हैं। उसके बाद इनका पुत्र होता है सूर सिंह, ये इनका पुत्र होता है सूर सिंह। और सूर सिंह के बाद यहाँ पे ध्यान रखना गज सिंह होता है। और गज सिंह के बारे में ये बताया जाता है कि इनकी एक ये थी अनारा बेगम। अब बेगम से आपको पता चल रहा होगा कि ये राजपूत शासिका नहीं थी। अनारा बेगम एक मान लो इनकी प्रेमिका थी, एक सेटिंग थी, जिनकी वजह से ही ये क्या है कि अपने बेटों में विभाजन कर देते हैं। यानी जो बड़ा बेटा, राजपूतों में ऐसा होता है कि जो भी शासक बनता है वो किसी पुत्र की समाप्ति पर, वो किसी पिता की समाप्ति पर, उसका जो बड़ा ज्येष्ठ पुत्र है वो ही नया शासक बनता है। लेकिन इसमें क्या हुआ, अपनी प्रेमिका के कहने पर बड़े बेटे को तो यहाँ से भेज देता है, और अपना छोटा बेटा है जसवंत सिंह, उसको नया शासक यहाँ का जोधपुर का निर्धारित कर देते हैं। और इसका बड़ा बेटा होता है अमर सिंह, इसको यहाँ से जाना पड़ता है। अब देखिए बड़ा भाई है, जब शासक नहीं बन पाता है, छोटा बन जाता है, तो बड़े को दिख जाता है कि अब तो अपना शासन यहाँ पे रहेगा नहीं, तो वो अपना यहाँ से खिसक लेता है और कहीं पे अपनी दूसरी जागीर देखकर वहाँ पे राज्य चलाना स्टार्ट कर देता है। तो यह ध्यान रखना, यहाँ पे अनारा बेगम का आप नाम ही अच्छे से याद रखना। ये इसकी क्या है, गज सिंह की सेटिंग थी, यानी इसकी प्रेमिका थी, जिसके कहने पर छोटे बेटे जसवंत सिंह को यहाँ का नया शासक नियुक्त किया। और बड़ा बेटा अमर सिंह है वो यहाँ से चले जाता है कहाँ पे, शाहजहाँ के पास। उस समय दिल्ली का जो शासक था वो था शाहजहाँ, उसके पास चला जाता है। और बाद में बताते हैं कि जब गज सिंह की मृत्यु होती है उस समय क्या है कि शाहजहाँ इसको, गज सिंह की मृत्यु होने के बाद अमर सिंह को नागौर का नया शासक नियुक्त करता है। और यहाँ पे गज सिंह की मृत्यु के बाद यहाँ पे जसवंत सिंह नया शासक बनी जाता है जोधपुर में। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं अमर सिंह की, थोड़ी साइड की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम जोधपुर पे आएंगे। तो देखिए अमर सिंह जो शासक बनता है वो नागौर का शासक बनता है। अब नागौर से संबंधित जो अमर सिंह के समय की सबसे प्रसिद्ध बात है वो यही है कि यहाँ पे एक लड़ाई हुई थी जिसे मतेरी की राड़ कहा जाता है। अब देखिए ये इतिहास में वैसे ही बहुत ही ज़्यादा चर्चित कहानी है, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध ये युद्ध है, क्योंकि मतीरे के लिए कोई युद्ध होता है, ठीक है। ये भी बहुत बड़ी बात है कि उस समय भी मतीरे के लिए कोई, पहले तो ऐसे बताते कि लोग एक दूसरे के लिए जान दे देते थे, ये करते थे, बहुत ही भाईचारा रहता था, लेकिन उस समय मतीरे के लिए ही लड़ मरे थे। तो उस प्रकार का ऐसा भी युद्ध देखने को मिलता है इतिहास में, बहुत कम ऐसे तथ्य देखने को मिलते हैं। तो इसमें देखिए मतीरे के लिए राड़ यानी मतीरे के लिए युद्ध लड़ा गया था, जो कि बहुत ही बड़ा युद्ध था। दो सेनाओं में भिड़ गए थे, दो राज्य भिड़ गए थे, इसलिए ये बहुत बड़ा युद्ध था मतीरे के लिए। जिसे अगर डेट की बात करें तो ये 1644 को हुआ था, ये ध्यान रखना 1644 को हुआ था। और किस किस के मध्य हुआ था, तो अमर सिंह जो कि नागौर का शासक था, और उसके विपरीत अगर बात करें तो कर्ण सिंह था, वो बीकानेर का शासक था। इन दोनों के मध्य हुआ। अब ये किस प्रकार होता है उसमें देखिए कि जब बीकानेर की एक जगह होती है, गांव होता है सीलवा, ध्यान रखना बीकानेर का एक गांव है सीलवा, और नागौर का एक गांव है जाखनिया। इस प्रकार से मान लो आप, ये है बीकानेर, ठीक है, और ये है नागौर, ये इसका मान लो ये गांव है सीलवा, और ये है जाखनिया। तो ये ध्यान रखना, ये गांव है, गांव का एक खेत मान लो जो कि सीलवा गांव में पड़ता है, और ये जाखनिया है, नागौर का एक गांव है जाखनिया, जहां पे एक खेत पड़ता है। अभी इनमें क्या बताया जाता है कि बीकानेर की एक बेल होती है, ठीक है, ये बेल होती है जो कि मतीरे की बेल होती है, जो यहाँ पे पूरा खेत होता है मतीरे का। अब बताते हैं मतीरे की बेल बढ़ते 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 यहाँ पे जो जाखनिया गांव है वहां पर आके लगने लग जाती है, यानी मतीरे यहाँ के मतीरे यहाँ पे भी लगने लग जाते हैं। अब देखिए वैसे तो बात करें कि एक मतीरे की एक झाड़ बोलते हैं या फिर मतीरे की एक इसकी बेल बोलते हैं, उसके कारण ऐसा लड़ा गया युद्ध है। तो एक मतीरे को तो आपको पता है, एक मतीरे की झाड़ से या फिर मतीरे की एक बेल से तो क्या युद्ध होगा, क्योंकि अगर एक बेल चली जाती ना तो ये बीकानेर वाले वैसे ही उसको काट देते, वो आगे बढ़ती ही नहीं, बेल वहीं समाप्त हो जाती। तो ऐसे मतलब ये है
कि इसमें जो खेत का खेत था, पूरा खेत का खेत यहाँ से बढ़ता हुआ आगे आगे इस गांव के पहुंच गया, नहीं यानी बहुत से खेत वहाँ पे पनप गए थे, जिसके कारण ये बेल बहुत ज़्यादा फैल गई थी। और उसमें बताया जाता है कि इस बेल के कारण ही, बढ़ने के कारण ही आपस में युद्ध होने लग गए, और युद्ध धीरे धीरे बातें इतनी बेल को लेकर बढ़ने लग गई कि ये अपने 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 राज्यों के शासन पर पहुंच गई, शासकों तक पहुंच गई, और बाद में सेनाओं में इसके लेकर युद्ध होता है, जो कि 1644 में युद्ध होता है। और इससे संबंधित एक बात विशेष ध्यान रखें कि इसमें बहुत ही ज़्यादा भ्रमित तथ्य हैं कि ये इसमें युद्ध की विजय कौन करता है। तो इसमें विजय देखिए एक प्रकार से ये भी बताया जाता है कि यहाँ पे नागौर के जो शासक थे, जो कि हम पढ़ रहे हैं अमर सिंह, वो यहाँ पे विजय होते हैं। और कई बार हमने को ये भी देखने को मिलता है कि बीकानेर के शासक थे करण सिंह, वो यहाँ पे विजय होते हैं। तो ये तो भ्रमित तथ्य हैं, तो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, क्योंकि इससे संबंधित आप ज़्यादा ध्यान दोगे तो यहीं पे अटक के रह जाओगे। तो अपने को आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ने का सबसे मूल मंत्र यही है कि इसमें से जो प्रश्न बनता है ना, वो एक ही प्रश्न ये बनता है कि मतेरे की राड़ कब हुई और किसके शासनकाल में हुई, मतलब वहाँ पे किस किस के मध्य हुई। तो आपको यह ध्यान रखना, मतीरे की राड़ हुई वो 1644 में हुई, और किस किस के मध्य हुई, तो नागौर के जो शासक थे अमर सिंह, और बीकानेर के शासक थे करण सिंह। इतनी सी बात ध्यान रखनी। इसके जो विजेता के रूप में है वो अपने को दोनों ही देखने को मिलते हैं, तो विवादों में नहीं फंसते हुए अपने को आगे बढ़ना है। उसके बाद देखिए, इसे कटार का धनी भी कहा जाता है अमर सिंह को, ये ध्यान रखना। अमर सिंह को कटार का धनी कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता है, उसमें ऐसे बताया जाता है कि एक बार ये क्या है कि शाहजहाँ के दरबार में आए थे, ठीक है। शाहजहाँ जब वहाँ का दिल्ली का शासक था, और वहाँ पे दरबार में इनको बुलाया गया, और इनसे ऐसे बताया जाता है कि इनके जो शाहजहाँ के दरबारी थे मीर ए बख्शी, इन्होंने कुछ इसको गलत कह दिया था, इनकी बेइज्जती कर दी थी। तो बेइज्जती करने पर इनको बताया जाता है कि इन्होंने एक शब्द बोला था गंवार। तो गंवार शब्द में जब गई बोला था ना, गय बोला था, उसी में अपनी कटार निकाली थी अमर सिंह ने, और मीर ए बख्शी के दिल में खंजर चला दिया था, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। बाद में ये एक बताते हैं सलावत खां, इनके भी ये खंजर चलाने के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। दोनों यहाँ पे समाप्त हो जाते हैं। ओनली गंवार बोलने पर ही, गंवार में गई बोला था, वार तो बाद में बोलने वाला था, उससे पहले ही इन दोनों को ख़त्म कर दिया। और उसके बाद ये बताते हैं कि अपनी कटार निकाल के यहाँ पे जो शासक था शाहजहाँ, मुगल साम्राज्य का शासक सम्राट, उसके ऊपर भी इन्होंने कटार फेंक दी थी। हालांकि वे बच गए थे, किस्मत अच्छी थी कि बच गए। वो कटार कहीं और साइड में लग गई, और वो बचने के बाद ये से बताते हैं इसको पकड़ लिया गया, बंदी बना लिया गया। और उसके बाद बताते हैं कि इनको यहाँ पे मार भी दिया गया, मतलब इनको समाप्ति यहाँ पे हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद बताते हैं कि नागौर में 16 खंभों की छतरी बनाई गई है। किसकी? अमर सिंह की। ये ध्यान रखना, अमर सिंह की बाद में 16 खंभों की छतरी बनाई गई नागौर में। और इसे कटार का धनी क्यों कहा जाता है, अब आप आई होप आप समझ गए होंगे, क्योंकि इन्होंने जो दिल्ली सम्राट थे, मुगल सम्राट थे शाहजहाँ, उनके ऊपर कटार फेंकी थी। हालांकि उनकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया, हालांकि इनका निशाना थोड़ा सा चूक गया और वो बच गए, नहीं तो उस टाइम ये शाहजहाँ भी समाप्त हो गए थे। तो उसके बाद हम देखिए दोस्तों, अभी के लिए इतना ही रहेंगे हम, क्योंकि नॉर्मल तरीके से चलेंगे, क्योंकि अभी अपने एग्जाम की डेट भी अभी तक निर्धारित नहीं हुई है। तो धीरे धीरे बढ़ते हुए चलेंगे, डिटेल से पढ़ते हुए चलेंगे, तो कहीं आपको बस कोई कमी नहीं लगे, बस ये इसलिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इनके जो दूसरे भाई थे जसवंत सिंह, जो कि जोधपुर के शासक बनते हैं। इससे संबंधित देखिए एग्जाम में तथ्य बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, उससे संबंधित हम बात करेंगे, जिसमें इनका संबंध बताते हैं। वो शाहजहाँ के साथ भी रहता है, बाद में औरंगजेब जब नया शासक बनता है उस समय भी रहता है। तो उससे संबंधित हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।